हम लोग रिस्पायरेशन चैप्टर में थे और रिस्पायरेशन चैप्टर में हमको आज की क्लास में ह्यूमन रिस्पायरेशन देखना था या रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग देखना था। ह्यूमन बीइंग में जो रिस्पायरेशन होता है वो भी आपका दो भाग में बांटा जा सकता है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक इंटरनल रिस्पायरेशन। यहाँ पर इस चैप्टर में वर्तमान में हमें मुख्यतः एक्सटर्नल रिस्पायरेशन देखना है या ब्रीथिंग देखना है। तो ब्रीथिंग के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का उसको देख लेते हैं एक स्लाइड के मदद से। देखिए, ये जो ह्यूमन बीइंग है उसके आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक फिगर है, स्केच डायग्राम जैसा है, जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे जो जो एंटीरियर मोर पोर है रिस्पायरेटरी सिस्टम का ह्यूमन बीइंग का, उसको नॉस्ट्रिल कहते या एक्सटर्नल नियर कहते हैं, और जिस रचना में वो पाया जाता है उसे नोज कहते हैं। तो नोज के पोर को हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, और उससे जो नलीनुमा रचना अंदर जाता है, ट्यूब जो अंदर जाता है, उस ट्यूब को बोलते हैं नेजल पैसेज या नेजल कैविटी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बकल कैविटी और नेजल पैसेज या नेजल कैविटी दोनों जो है ना एक कॉमन रचना में खुलता है, कॉमन साइट पे खुलता है, ट्यूब में खुलता है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है एयर के लिए और फूड या वाटर के लिए। फेरिंग्स से जब हम आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पर दो नली फिर मिलता है। एक नली आगे के तरफ है और एक नली पीछे के तरफ है। आगे की जो नली है उस नली को अगर हम देख लें तो ये जो हमारे आगे से मतलब कि पेट के तरफ से नजर आता भी है, गला के क्षेत्र में जो नजर आता है वो लैरिंग्स है। जबकि पीछे के तरफ जो नली गई है उसका नाम है ओसोफेगस। ये ओसोफेगस जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि ओसोफेगस आगे बढ़ा था और आगे बढ़कर जाकर स्टोमक में खुल गया था। तो इसको छोड़ देते, ओसोफेगस वाले पोर्शन को छोड़ देते। अभी हम आते हैं लैरिंग्स में। लैरिंग्स का जो ओपनिंग यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसका नाम है ग्लॉटिस। इस पोर को या ओपनिंग को जिसके द्वारा लैरिंग्स खुलता है फेरिंग्स के बेस पर, हम कहते हैं ग्लॉटिस। और उसके ऊपर एक ये ढक्कन नुमा रचना आपको नजर आ रहा होगा, एक फ्लैप नजर आ रहा होगा। इस फ्लैप को बोलते हैं इपीग्लॉटिस। हम इसको लेबलिंग कर देंगे, आप अपना देख लीजिएगा। अभी फिलहाल लेबलिंग इसलिए नहीं किए हैं कि ये साफ खुला हुआ आपको नजर आ सके। तो देखिए, ये फेरिंग्स जो है ना आगे जाकर दो नली में बट गया है। जो सामने ये नीचे की तरफ नली गया है ये तो ओसोफेगस है, इसके ओपनिंग को गलेट कहते हैं। जबकि दूसरा जो ओपनिंग दूसरा जो नली ट्यूब जो आगे की तरफ था वो आपका मतलब वेंट्रल साइड में था, उसका नाम है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। इसी में वोकल कॉर्ड पाया जाता है। वोकल कॉर्ड जो है ना दो आपका इपिथेलियम का बना हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो लैरिंग्स के ल्यूमेन में पाया जाता है, और उसके वाइब्रेशन के कारण ही हमारा आवाज या फिर हम लोगों का आवाज बाहर आता है, जो कि अंततः सिलेबिक लैंग्वेज के रूप में मतलब समझने योग्य भाषा के रूप में हमको सुनाई पड़ता है। तो लैरिंग्स का जो फेरिंग्स में ओपनिंग था उसका नाम है ग्लॉटिस, जबकि ओसोफेगस के ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। इसको हम लेबलिंग अभी कर देंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ग्लॉटिस है उस पर एक ढक्कन नुमा रचना है जिसका नाम है इपीग्लॉटिस। लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोल रहे थे क्योंकि आवाज जो आता है हम लोगों का यहीं से आता है। आगे ये बढ़ने पर एक दूसरे ट्यूब में बदल जाता है और उस ट्यूब को कहते हैं ट्रैकिया।
ट्रैकिया में आप देख रहे होंगे कुछ आपका रिंग जैसा है, कुछ जो है ना वो आपका यहाँ पर मिल रहा होगा, वो पट्टी जैसा रचना मिल रहा होगा आपको। ये जो पट्टी नुमा रचना है इसको कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज का रिंग है और ये ट्रैकिया को सपोर्ट करता है। ट्रैकिया का कॉमन नेम है विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, विंड पाइप, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर आपके चेस्ट रीजन में दो ट्यूब में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट। राइट ट्यूब और लेफ्ट ट्यूब दोनों के दोनों ट्यूब ब्रोंकस कहलाते हैं। राइट वाला राइट ब्रोंकस, लेफ्ट वाला लेफ्ट ब्रोंकस। अर्थात ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब में, जिसे हम ब्रोंकाई कह सकते हैं प्लूरल में, और सिंगुलर है ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस जो होता है वो अंततः अपने रिस्पेक्टिव साइड में लंग्स में खुल जाता है। राइट ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। लंग्स में जाने के बाद प्रत्येक ब्रोंकस जो है काफी ज्यादा डिवीजन करता है, उसमें डिविजन्स होते हैं काफी ज्यादा, और अंततः वो माइन्यूट ट्यूब्स में बदल जाता है जो सैक में खुलता है, जिसे हम एल्वियोलर सैक या एयर सैक कहते हैं। एल्वियोलर सैक या एयर सैक के वाल को ही हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब हम प्रत्येक लंग्स के अंदर का अगर हम बात करें तो लंग्स में एल्वियोलाई जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है रिस्पायरेशन का या ब्रीथिंग का। ये पाया जाता है किस रीजन में? चेस्ट रीजन में। और चेस्ट रीजन हमारा या थोरेसिक कैविटी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि एक खाली जगह है तो कैविटी भी बोलते हैं इसको। वो आपका चारों तरफ से घिरा होता है बाउंड्री वाल से। ऊपर से वो आपका गला के द्वारा या नेक के द्वारा, है ना। अपर साइड से हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है वो गला के द्वारा बंद होता है या गला के द्वारा घिरा होता है, सराउंडेड होता है। जबकि लोअर साइड से, अपर साइड से हो गया वो गला नेक, लोअर साइड से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन से अलग करता है या एब्डोमेन से सेपरेट करता है। तो नीचे से हो गया डायफ्राम से। सामने से अगर बात करें हम तो सामने जो है मतलब ये छाती की तरफ का अगर हम बात करें तो एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है चेस्ट बोन या स्टर्नम। चेस्ट बोन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, हम कोशिश करेंगे आगे आपको दिखाने का। तो फ्रंट से अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी किससे घिरा होता है तो उसका नाम है चेस्ट बोन या स्टर्नम। जबकि बैक में अगर चले जाएं, मतलब पीठ जिसको बोलते हैं हम, बैक की तरफ से अगर हम देखें तो बैक तरफ से घिरा होता है थोरेसिक वर्टिब्री से, जिसमें टोटल 12 वर्टिब्री होते हैं। रिंग ऑफ वर्टिब्री होता है 12 जिसकी संख्या होती है। वो आपका थोरेसिक कैविटी को पीछे से घेर के रखता है। जबकि साइड से अगर हम बात करें तो रिब्स से, है ना, 12 पेयर्स रिब्स होते हैं जो आपके थोरेसिक कैविटी को साइड से घेर कर रखते हैं। और आपका जो ये, हाँ, हम अभी जो बताए थोरेसिक कैविटी एक एयर टाइट कैविटी है या चेस्ट कैविटी जो एयर टाइट कैविटी है, और इसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के तुलना में कम होता है, -2 to -6, है ना। इसका जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के तुलना में -2 से -6 mm of Hg कम होता है, और इसी के कारण हम आराम से रिस्पायरेशन कर पाते हैं। तो आपको हम ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक एलिमेंट्री आइडिया दिए स्केच डायग्राम से। अभी हम बोर्ड पे आते और कुछ और बात को यहाँ पर रखते हैं, तब फिर आपको कुछ इसको हम और आगे बढ़ेंगे।
रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में मुख्यतः बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग का। इंटरनल रिस्पायरेशन सब में एक जैसा होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। अगर जो है ना एनारोबिक होगा तब तो प्लांट में अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल और CO2। अगर एनिमल्स में हुआ होगा एनारोबिक तो लैक्टिक एसिड बनेगा और 2 ATP दोनों में निकलेंगे। अगर एरोबिक हुआ होगा, इंटरनल रिस्पायरेशन का बात कर रहे हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन जिसको बोलते थे, अगर एरोबिक हुआ होगा तो 38 ATP बनेगा और कहाँ होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ भाग साइटोप्लाज्म में होगा। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में एरोबिक या एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है उसका जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, या एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रक्रिया या प्रोसेस है वो सेम होता है। थोड़ा जो है ना एनारोबिक में प्रोडक्ट में अंतर हो जाता है, बाकी एरोबिक में कोई अंतर नहीं होता है। तो आगे के जो क्लास हमारा है 11th का या मेडिकल का जो क्लास होता है उन सब में हमको इंटरनल रिस्पायरेशन डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर हमें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन पढ़ना है, मतलब ब्रीथिंग पढ़ना है मेनली। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, पल्मोनरी सिस्टम या लंग सिस्टम के द्वारा होता है। पल्मो मतलब होता है लंग, पल्मो जहां भी आएगा पल्मो शब्द ये लंग्स के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। हर जगह आपको दवा वगैरह में या इलाज वगैरह करवाने जाते हैं कुछ, तो वहां भी आपको मिलेगा लिखा हुआ वो पल्मो का। तो पल्मो शब्द जब भी मिलेगा आपके दिमाग में वहां आ जाना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, लंग्स से। पल्मो शब्द है लंग्स से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है। अब हम ये तो समझ गए कि लंग सिस्टम से हमें होगा रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज गैसेस गैसेस। अब इसमें दो चीज प्रमुख होता है, एक ट्यूब्स होते हैं और कुछ ट्यूब्स होते हैं और कुछ लंग्स होता है। लंग की संख्या 2 होता है, जिसमें एल्वियोलर सैक जो होता है वो प्रमुख होता है, जिसको एयर सैक कहते हैं, और उसके वाल को, उसके हिस्से को हम एल्वियोलाई कहते हैं। हम फिगर से उसको और डिटेल से दिखेंगे। इसका यूनिट है एल्वियोलर सैक का या आपके फेफड़े या लंग्स का, वो कौन, एल्वियोलाई। हाँ, जहां पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर अब हम बात करें ट्यूब्स का, तो फेरिंग्स जो है ना उसको ट्यूब्स को 2 भाग में बांट देता है। फेरिंग से वो 2 भाग में बढ़ जाता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या ट्यूब और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या ट्यूब। अपर रिस्पायरेटरी ट्यूब में नॉस्ट्रिल आ गया, ये नॉस्ट्रिल छेद, नाक का जो छेद है ये नोज हो गया, ये जो है ना पोर्शन इसको नोज कहते हैं, और इसमें जो पोर है, छेद है, उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। इसके अंदर जो नली गया है, आपके नोज के अंदर जो नली होगा या है, उसको कहते हैं नेजल ट्यूब्स या नेजल चैम्बर। इसकी संख्या भी 2 हो जाएगी। और वो नेजल ट्यूब या नेजल चैम्बर जो है ना जाके अंततः खुल जाता है इंटरनल लेयर 2 छेद के द्वारा आपके फेरिंग्स के दीवार पे। फेरिंग जो था ऐसे था, उसमें जाकर वो खुल जाएगा। अब फेरिंग जो है वो कॉमन पैसेज है, एक इसके लिए, एयर के लिए या फूड आइटम के लिए। वहां से जैसे ही आपका गला शुरू हुआ तो फेरिंग्स जो है ना वो लैरिंग्स में आगे आ गया। ये लैरिंग्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वोकल, जिसमें वोकल कॉर्ड होता है, और इसलिए इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या साउंड बॉक्स बोलते हैं। किसको, हमारे लैरिंग्स को। लैरिंग्स अगले रीजन में होता है, लैरिंग्स आगे आता है, और यहाँ पर आने के बाद करीब करीब ये गला के लोअर इंड में आने के बाद वो ट्रैकिया कहलाने लगता है। यहाँ से इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है और इसको ट्रैकिया कहते हैं नीचे में। ट्रैकिया आगे आके 2 भाग में आपका डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट भाग में। राइट और लेफ्ट में आपका दोनों साइड में वो अब ब्रोंकस कहलाता है। ब्रोंकस जो है वो अंततः और ज्यादा ब्रांचेज उसमें होता है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और वो ब्रोंकियोल्स जो होता है वो अंततः खुलता है जाकर किसमें, एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक में खुलता है और वहां तक हवा पहुंचा जाता है। हम लोग देख रहे थे ट्रैकिया जो है ना वो आपका शब्द आया था इंसेक्ट्स में भी, लेकिन वो जो ट्रैकिया था उसका, वो आपका एयर को पहुंचा रहा था बॉडी के सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकस में ले जाकर डाल दे रहा है।
जो अंततः कहाँ ले जाएगा, एल्वियोलर सैक में, फेफड़े के एल्वियोलर सैक में रह जाएगा, सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। अब हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का भी समझ लिए और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक भी समझ लिए। थोड़ा सा बात करते हैं थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का। ये जो है आपका, ये है थोरेसिक कैविटी या केज। ये जो है आपका, ये ऊपर से बंद होता है, एयर टाइट होता है, ये पूरी तरह से हवा इसमें जो है ना तो बाहर से अपने से घुस सकती है, न जा सकती है, आ सकती है। ये जो एयर टाइट कैविटी है ऊपर से बंद होता है, किससे, आपके गला से, या जिसको नेक कहते हैं उससे। तो अपर रीजन से नेक हो गया। अब नीचे से आते हैं लोअर रीजन से। तो लोअर रीजन में आपका ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन, और इसके बीच में एक आपका ऐसे पार्टीशन वाल होता है मसल्स का, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो लोअर साइड से डायफ्राम द्वारा ये सेपरेट होता है या पैक होता है। और पीछे से अगर हम बात करें तो रीढ़ का हड्डी होता है, जिसको हम थोरेसिक क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। तो रीढ़ का हड्डी है पीछे, थोरेसिक वर्टिब्री। चेस्ट रीजन में 12 गो होता है संख्या में, गोल गोल ऐसे एक के ऊपर एक सजा हुआ। 12 जो है ना वर्टिब्री होते हैं, जो कि पीछे से आपको सपोर्ट करता है, या थोरेसिक कैविटी का दीवार को, वाल को, बैक का बाल को बनाता है। आगे का अगर बात करें तो बीचों बीच आपका एक ड्रैगन लाइक एक बोन होता है, सिंगल बोन हड्डी होता है, कहाँ, बीचों बीच, और इसको बोलते हैं हम स्टर्नम या चेस्ट बोन। अब अगर साइड से बात करें, लेटरल्स का बात करें, तो लेटरल साइड में हमारा पाया जाता है रिब्स, जिसकी संख्या टोटल 12 पेयर्स है। 12 इधर से दाहिने से, 12 बाएं से, तो 24 है ना। रिब्स की संख्या 24 हो गया, 12 पेयर्स है। ये आपका थोरेसिक कैविटी है। अब इसके अंदर जब घुसते हैं तो ये एयर टाइट होता है पूरी तरह से, अंदर से भी जो है ना लॉक होता है। अब आपका हम बताए हैं कि इसका जो प्रेशर होता है वो लोअर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। और ये जो होता है ना लोअर आपका कितना बता रहे हैं, -2 to -6, ठीक है, mm ऑफ Hg। इतना कम होता है किसके तुलना में, वातावरण के तुलना में, वायुमंडल के तुलना में, ठीक है। अब हम अंदर घुसते हैं और आपके ब्रीथिंग के प्रोसेस को समझाना चाहेंगे। ब्रीथिंग जो है वो आपका यहाँ पर दो भाग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है, एक है ब्रीथिंग को भी हम यहाँ पर दो भाग में रख सकते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक क्या है, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या होता है, एयर जो है ना वो इन जाता है, अंदर जाता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर जो होता है आउट जाता है। मतलब अंदर अगर हवा घुसेगा फेफड़े के अंदर तो उसको इंस्पायरेशन कहेंगे, और अगर मूवमेंट ऑफ एयर होगा फ्रॉम रिस्पायरेटरी सिस्टम टू आउटसाइड और एटमॉस्फेयर, कॉल्ड एक्सपायरेशन। अब हम थोरेसिक कैविटी को आपको दिखाते हैं कुछ स्लाइड की मदद से, और उसके प्रोसेस को भी समझाना चाहेंगे। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा और आपको हम समझाना चाह रहे हैं इस पे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें हवा आ और जा कैसे रही है। क्या हम सांस लेते हैं तो हमारे जो ये पसलियां हैं वो बाहर आती है, या पसलियों के बाहर आने से ही हम सांस ले पाते हैं, या कुछ और होता है। देखो, ये जो पसलियां आपको बताया ऐसे 12 पेयर्स होता है, जो आकर बीच में स्टर्नम से जुड़ जाता है ऐसे। तो 12 पेयर्स हम यहाँ पर अभी 4 दिखाना चाह रहे हैं, दोनों साइड से 4 फिंगर्स हैं, तो ऐसे ही मान लेते हैं 12 पेयर है। ऐसे तो 7 आता है सामने, और 3 जो 7 और 3 जो है ना वो आपका आके 7वां में जुड़ जाता है, और 2 पीछे ही रह जाता है। लेकिन चूंकि 12 पेयर्स है, 24 है तो 24 है।
तो 7 पेयर आगे आता है। मान ली हम आपको सामने आकर जुड़ जाता है स्टर्नम में, हम आपको 4 पेयर्स का बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। दोनों साइड से कंपैरेटिवली क्या बोलते आपका लेफ्ट और राइट साइड से जो है ना वो आपका आया ऐसे। अब ये आता है सामने से, तो ये जो फिंगर्स देख रहे हो, फिंगर के ऊपर में और नीचे में, मतलब ये रिब्स, फिंगर नहीं समझ के रिब्स समझ लो। अब ये रिब्स के क्या होता है, ऊपर से और नीचे वाले साइड में वो मसल्स होता है, और वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आपके जो रिब्स है ना कुछ हद तक ऐसे मूव करते हैं जैसे आपकी फिंगर ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो ये जो आपके ये जो फिंगर्स हैं वो आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं। हाँ, अब आपके रिब्स जो है ना उसके मसल्स जो है ना जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका रिब्स ऊपर और नीचे होता है। तो जब हम इंस्पायरेशन करना होता है हमें, तो आपके रिब्स जो है ना वो बाहर की तरफ निकलते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं, मतलब आउटसाइड की तरफ आएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपके फेफड़े के चारों तरफ जो है ना एरिया बढ़ जाता है, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से डायफ्राम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा थोरेसिक कैविटी का, और थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ने के कारण फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हवा जो है ना वो आपके ट्यूब से होते हुए अंततः आपके लंग्स में चला जाता है। तो इंस्पायरेशन जो होता है वो मुख्यतः थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाने के कारण होता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। लेकिन इंस्पायरेशन के बाद जब एक्सपायरेशन होगा तो उल्टा होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि आपका जो ये जो आपका रिब्स है वो अंदर की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। जब अंदर और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया था उस वो कम हो जाएगा, और थोरेसिक कैविटी का जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह से डायफ्राम जो नीचे चला गया था वो ऊपर की तरफ उठता है, और जब ऊपर उठता है तो थोरेसिक कैविटी जो होती है उसका प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाता है क्योंकि एरिया कम हो जाता है। तो जस्ट इंस्पायरेशन का उल्टा एक्सपायरेशन में होता है। अब इसको हम कुछ स्लाइड से आपको दिखाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपको हम एक दिखाना चाह रहे हैं, थोरेसिक कैविटी का एक आइडिया देना चाह रहे हैं। वो आपका एक व्यक्ति है जिसका जो है ना वो हटा दिया गया है ऊपर से स्किन को, और उसको ऑलरेडी आपको ऐसे दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए, ये जो ऊपर सामने से जो आप ये देख रहे हैं रचना, एक बोन नजर आ रहा होगा, हड्डी नजर आ रहा होगा आपको, ये इसी का नाम है स्टर्नम या चेस्ट बोन। सिंगल बोन ये सामने से नजर आ रहा है स्टर्नम, या इसका नाम क्या है, स्टर्नम या चेस्ट बोन। अब ये देखिए पीछे में आप देख रहे होंगे, ये पीछे का देख लो, बैक का देख लो। बैक में देखो ये आपको कुछ गोलाकार रचना नजर आ रहा हो, एक के ऊपर एक सजा हुआ। देखिए एक सिंगल इसमें निकला हुआ है, दो सिंग जैसा कुछ है ना। तो ये जो दोनों है इसको हम वर्टिब्री बोलते हैं, और ये जो वर्टिब्री है आपका, इस वर्टिब्री की संख्या टोटल आपका 12 होता है बैक साइड से। हाँ, फ्रंट साइड से क्या हो गया आपका स्टर्नम, और बैक साइड से क्या हो गया आपका थोरेसिक वर्टिब्री। साइड जो है आपका लेटरल साइड का जो बात कर रहे थे हम, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है ना, ये रिब्स है। देखिए ये पसलियां हैं, कितनी संख्या इनकी, इनकी संख्या जो है ना कुल आपका 12 जोड़ा होता है, 12 पेयर्स होता है, जिसमें से 2 पेयर्स देखिए यहीं पर रह जाता है, पीछे में ही रह गया ये 2 पेयर। बाकी जो आपका बचा 10 पेयर जो है ना वो आगे आता है, जिसमें से 3 पेयर जो होता है सातवां के साथ जुड़ जाता है। सातवां जो पसली है आपका दोनों तरफ से, उसमें आकर 3 पेयर लेफ्ट से, 3 पेयर राइट से आकर जुड़ जाता है। आपको हम यहाँ पर इसको हम एक स्केलेटन से भी दिखा सकते हैं, दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा इसमें और दिखाना चाह रहे हैं। ये कुछ मसल्स देख रहे होंगे आप, मांस देख रहे होंगे रिब्स के ऊपर में, या रिब्स के अंदर में भी देख रहे होंगे। देखिए ये अंदर में है,
तो ये रिब्स के ऊपर या रिब्स के नीचे से जो मसल्स आपस में इसको जोड़े हुए हैं, वही आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मदद करता है। जब ये ऊपर का जो मसल्स है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो रिब्स क्या होता है, नीचे से बाहर के ऊपर की तरफ उठता है और बाहर की तरफ निकलता है। जब ये नीचे से उठता है और बाहर की तरफ निकलता है, तब क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता, घट जाता है, और एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। लेकिन जब ये नीचे का जो मसल्स है, अंदर से जो रिब्स में मसल से नजर आ रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स करता है ऊपर का मसल्स, तब क्या होता है, ये अंदर की तरफ घुसता है, रिब्स नीचे आता है और अंदर की तरफ घुसता है। नतीजतन अंदर का जो थोरेसिक कैविटी जो नजर आ रहा है आपका, उसका प्रेशर कम हो जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। आपको यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे होंगे कुछ और बात, और नीचे से एक डायफ्राम ऐसे होता है, यही पर डायफ्राम होता है, जो ये पेट का रीजन है, यहाँ पर आपका एब्डोमेन रीजन है। एब्डोमेन रीजन को ये थोरेसिक रीजन से अलग करता है। यहाँ पर अंदर से एक डायफ्राम होता है ऐसे। हाँ, डायफ्राम का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, फिगर में आपको दर्शाया जा रहा है। अब हम आपको नेक्स्ट फिगर पे ले जाते हैं, अगला फिगर है उस पे ले जाते हैं। उसके पहले, उस फिगर पे ले जाने के पहले थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे एक स्केलेटन के मदद से। ठीक है, एक स्केलेटन आपके सामने हम रखे हैं। इस स्केलेटन के द्वारा आपको हम क्लियर कट आपको बताया, दिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सामने से, तो ये स्केलेटन में देखिए, ये तो आपका अपर आर्म है, और ये देखिए ये आपका कॉलर बोन है। ये सामने से जो हड्डी नजर आ रहा है, ये कॉलर बोन है, दोनों साइड में एक एक है ना, कॉलर बोन है ये। उसके बाद देखिए आपको जो रिब्स नजर आ रहे हैं, ये सब रिब्स हैं, और ये जो बीच में नजर आ रहा है, ये आपका यही है स्टर्नम या चेस्ट बोन। पीछे जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा अंदर से, ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम में देखिए नीचे जो है ना, आपके दो रिब्स हैं जो पीछे ही रह गए हैं। दो रिब्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 2 पेयर्स, वो पीछे ही रह गए हैं। बाकी रिब्स जो है ना वो आगे तक आया है, 7वां में जुड़ गया 3 पेयर्स, और बाकी सब आगे आ गया है। देखिए ऊपर से देख रहे होंगे, ये जो थोरेसिक कैविटी है ऊपर से देखिए गला से बंद है ना, ये गला इसको वैसे बंद रखता है ऊपर से, और साफ आपको यहाँ पर स्केलेटन से दिखा जा सकता है। देखिए स्केलेटन है, आपके बॉडी का यही स्थिति है कुछ हद तक। ये जो देख रहे हैं, ये आपका जो है ना, ये आपको हैंड से जोड़ के इसको रखता है। हम आगे 11th या मेडिकल वाले में ये सब पढ़ेंगे आगे। लेकिन रिब्स कैसे निकला है और कैसे आगे जाके जुड़ता है, सो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए 2 पेयर्स जो रिब्स हैं वो हवा में ऐसे ही है, मतलब कि वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ जो है ना वो आपका किससे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। 2 पेयर यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको। देखिए 2 पेयर्स जो है ना वो आपका इसमें नजर आ रहा होगा। देखिए ये 2 पेयर्स, 2 इधर है और 2 इस साइड में। देखिए ये दोनों फ्री है। उसके बाद देखिए 3 पेयर जो है ना निकला है, सो आगे जाकर जुड़ गया है। देखिए ऐसे जुड़ जाता है सब। ठीक है, तो ये आपको हम ये पसलियों का स्थिति दिखाना चाह रहे थे। 12 पेयर पीछे से निकला और कैसे आगे जाकर जुड़ जाता है। बाकी चीज हम लोगों को आगे देखना है, आगे देखेंगे। आगे बढ़ते फिर आपके ये जो इपिग्लोटिस है ना, वो आपके ग्लोटिस को बंद कर रहा था। ये ग्लोटिस है ना, ये जो पोर है इसका नाम ग्लोटिस है, और इधर वाला का नाम गलेट है। तो जो ओसोफेगस का ओपनिंग है गलेट, वो तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन जो आपका लैरिंग्स का जो ओपनिंग है जिसका नाम ग्लोटिस है, वो आपका खुलता और बंद होता है। जब हम भोजन लेते हैं या पानी लेते हैं या फिर कुछ और लेते हैं आइटम जो फूड से संबंधित है, तो ये जो इपिग्लोटिस है, इपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिससे फूड आइटम्स जो है ना वो पीछे चले जाते हैं, किसमें, ओसोफेगस में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बात करते हुए या टीवी देखते हुए या कुछ और काम करते हुए जब खाना खाते हैं, तो इपिग्लोटिस जो है ना वो बंद नहीं कर पाता है ग्लोटिस को, और भोजन या पानी जो है ना डायरेक्ट इसमें चला जाता है, किसमें, लैरिंग्स के एरिया में घुसता है। जैसे ही लैरिंग्स में घुसना चाहता है, चूंकि इपिग्लोटिस बंद नहीं हुआ, तो आपको एक जो है ना समस्या होता है, और इसी को कहते हैं कि सरकना, भोजन सरक गया। तो ये जो भोजन जो सरकता है ना,
सरकना में रियली में आपका जो ये लैरिंग्स का रीजन है वो ब्रेन को खबर करता है कि भैया कुछ आ गया है, सॉलिड वगैरह हमारे अंदर या लिक्विड आ गया है, और इसी को सरकना बोलते हैं। ये क्या करता है, आपको फेफड़े को जो है ना तेजी से आपका श्रिंक करवाता है। किसके मदद से? आपका थोरेसिक कैविटी में श्रिंकेज करके, तो हवा तेजी से झोंका के रूप में बाहर आता है, और जो भी मटेरियल्स इसमें गया था वो सारे के सारा मटेरियल्स नाक और बकल कैविटी और नेजल पैसेज से होते हुए नॉस्ट्रिल से, नाक से बाहर और माउथ से बाहर आ जाता है। इसी को सरकना बोलते हैं। तो सरकने में होता क्या है कि इपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद नहीं कर पाता है, तो जो लिक्विड या जो आपका सॉलिड फूड आइटम था वो चला जाता है किसमें? लैरिंग्स में चला जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि सोए हुए व्यक्ति को या अचानक किसी पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि वो हवा के द्वारा कहाँ चला जाए? आपके लैरिंग्स में या फेफड़े में अंततः चला जाए, और वो फिर एक समस्या उत्पन्न कर दे सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है सामने वाले की। तो ये हम आपको बता रहे थे इपिग्लॉटिस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको ले जाते हैं थोड़ा सा कैसे मूव कर रहा था, हवा कैसे आ रही है और जा रही है, उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको फिर से एक बार फेफड़े का दर्शन करवाना चाहेंगे, लंग्स का स्थिति देखना चाहेंगे। देखो लंग्स में जो है ना ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया जो है ना ब्रोंकाई में बटा और अंततः जाके ब्रोंकियोल्स, देख रहे हैं इसमें ब्रोंकियोल्स में बट गया, और ये लंग्स के विभिन्न रीजन में फैल जाता है पतले पतले नलियों के रूप में। ये जो लंग्स देख रहे हैं, फेफड़ा देख रहे हैं, इसका यूनिट होता है क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है ना एल्वियोलर सैक का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हाँ, ये है आपका ब्रोंकियल ट्री, इसको ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं इसको, श्वसन पेड़। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि इसमें जो आपका ब्रोंकाई था, ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई जो है वो आपका उसका ब्रांचिंग है। ये ब्रोंक्यूल्स, ये जो नजर आ रहा है आपको ट्यूब्स माइन्यूट, ये सब ब्रोंक्यूल्स है। और उसमें आगे आगे के रीजन में आप देख रहे होंगे कुछ आपका जो है ना वो आपका थैलीनुमा रचना छोटा छोटा नजर आ रहा है। इसी का नाम आपका क्या है? एल्वियोलर सैक है, और इसके दीवार को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। आगे अगर हम बढ़े इसमें, तो अब इंस्पायरेशन का बात कर रहे थे। इंस्पायरेशन का अगर हम बात करें तो इंस्पायरेशन जो है ना कैसे हो रहा था, देखिए रिप्स पे क्या था, आपकी जो मसल्स थे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिप्स देखिए कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। रिप केज मूव्स अपवार्ड एंड आउटवार्ड। जैसे ही अपवार्ड और आउटवार्ड जाएगा, आपका डायफ्राम भी जो है ना उसके भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये भी क्या होगा? डाउनवार्ड मूव करेगा। तो अंदर का एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए अंदर का एरिया जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ गया। जब थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और प्रेशर कम होते ही हवा जो है ना अंदर चला जाता है, एयर इन कर जाता है। ये हो गया इंस्पायरेशन का बात, है ना। ये इसमें पूरा आपको इंस्पायरेशन क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही जो है ना आपकी मसल्स जो है रिब केज के, वो आपके क्या होंगे? रिलैक्स करेंगे और अंदर वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिब्स कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। देख रहे हैं रिब्स जो बाहर निकला था वो अंदर की तरफ गया। तो ये यहाँ पर देखिए, और इसका स्थिति देखिए, देखिए ये ज्यादा फैला हुआ है, आपको डायलेटेड नजर आ रहा है, जबकि ये देखिए ये क्या हो गया? इसमें एरिया कम हो गया। अब रिब्स जब अंदर की तरफ आ गया तो एरिया कम हो गया। साथ ही साथ डायफ्राम जो है ना वो भी रिलैक्स किया, तो जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था, देखिए नीचे चला गया था, इतना एरिया बढ़ गया था उसके चलते। अब ये क्या होगा? ऊपर की तरफ गया तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डायफ्राम के ऊपर जाने के कारण, रिब्स को के अंदर और नीचे आने के कारण जो थोरेसिक कैविटी था उसमें आपका एरिया कम हो गया। एरिया जब कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ने के कारण हवा जो है ना वो आपका बाहर आ जाता है, जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का बात आपको बता रहे थे, जो हम अभी दिखाए थे। और इसमें हमको लगता है ज्यादा आपका लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मन हो, आप लोगों को अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। यहाँ पर क्या बता रहे थे कि ब्रीथिंग जो था, वो ब्रीथिंग में आपका 2-3 बात दिमाग में रखना है।
पहला बात कि ब्रीथिंग होने के लिए जो दो जिम्मेवार हैं, एक रीब या रीब केज और दूसरा डायफ्राम। रीब केज जो होता है या रीब्स, उसमें क्या होने वाला है, डायफ्राम में क्या होने वाला है, दोनों में मूवमेंट होने वाला है। और ये जो मूवमेंट होने वाला है, अगर रीब का मूवमेंट अपवार्ड आउटवार्ड होगा और डायफ्राम का डाउनवार्ड और क्या होगा, डाउनवार्ड हो जाएगा, मतलब फ्लैट हो जाएगा ऐसे, तो इससे क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर आपका क्या होता है, कम हो जाता है, और इसके कारण अंदर में एक जो है ना, एक गैप हो जाएगा, और गैप होने के कारण हवा जो है ना बाहर से उसको भरना चाहेगी, तो सब जगह से तो एयर टाइट है, सब जगह से तो बंद है, वो जाएगा तो किससे होके जा सकता है, ट्यूब से होके जा सकता है, और हवा उससे ट्यूब से होकर घुस जाएगा। लेकिन जस्ट उल्टा, अगर जो है ना अंदर का प्रेशर क्या हो, बढ़ जाए, थोरेसिक कैविटी जो है ना उसका वॉल्यूम कम हो जाए, तब क्या होगा, तब जो एयर है उस पर प्रेशर पड़ेगा अंदर से, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है, और उस प्रेशर के कारण हवा जो है ना पुनः उस ट्यूब से बाहर आ जाएगा। इसलिए आज ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और शायद आप जानते होंगे कि योग की शुरुआत जो है ना कई क्षेत्रों में मानी जाती है, लेकिन उसमें प्रमुख रोल जो है भारत का माना जाता है, भारतवर्ष का माना जाता है। और ऐसे ऐसे असाध्य रोगों को इससे ठीक किया जा सकता है जिससे हम जिसे हम दवाओं से या ऑपरेशन से नहीं ठीक कर पाए। अभी हम यहाँ पर इससे रिस्पायरेशन से उसको जोड़ सकते हैं, डाइजेशन से उसको जोड़ सकते हैं। कहा भी जाता है बायोलॉजी में कि अगर आपका पेट का रीजन ठीक है, पेट ठीक है, हाँ, फेफड़ा ठीक है, तो रोग आपके अंदर नहीं घुस सकता है। योग में हमको यही सिखाया जाता है, लोग योग बोलते हैं, योग में हमको यही सिखाया जाता है कि आपके बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम है, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे उनका ठीक किया जाए। हाँ, और जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, जितना अच्छा सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम का कोऑपरेशन होगा आपस में, आपका बॉडी उतना बढ़िया काम करेगा। कहा भी जाता है कि जब कई लोग मिलकर एक ही काम करना चाहे और मिलकर एक लक्ष्य से काम करें, तो लक्ष्य जल्दी प्राप्त होता है या आसानी से प्राप्त होता है। योग यही करता है, आपके बॉडी में जो कई लोग माने कई अलग अलग व्यक्तियों के रूप में जो आपका सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, नर्वस सिस्टम, या फिर और भी जो सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम को एक साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है आसानी से। और इससे क्या होता है, आपका जो कोई भी काम या वर्क जिसको आप करना चाहते हो, वो आपके लिए आसान हो जाता है। रिस्पायरेशन में योग का क्या महत्व है? योग में कहा जाता है कि सांस को गहरा अंदर लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, गहराई से ही बाहर निकालना चाहिए। मतलब पूरा गहरा सांस लो और गहरा सांस को छोड़ो। ये इसका क्या महत्व है? जितना गहरा सांस ले पाएंगे हम, उतना ज्यादा एयर जो है ना वो आपके फेफड़े के एल्वियोलर सैक में पहुंच पाएगा, और जितना ज्यादा एयर यहां तक पहुंच पाएगा, उतना ज्यादा O2 और CO2 का एक्सचेंज हो पाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय जो एयर हमारे अंदर जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है करीब करीब 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है करीब 0.04% कह सकते हैं हम। ऐसे तो 0.03% कहा जाता है, लेकिन हम 0.04% कहते हैं, उतना होता है। लेकिन जब हम सांस को निकालते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन है वो करीब 14% हो जाता है, मतलब 6% ऑक्सीजन का उपयोग हो पाया अंदर, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था जो 0.04% था लिए गए हवा में, इंस्पायरेशन वाले एयर में, वो एक्सपायरेशन के समय 4.4% हो जाता है। तो कितना गुना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकला।
तो जितना ज्यादा गहरा हम सांस लेंगे, एयर जो है ना उतना ज्यादा आपके फेफड़े के अंदर एल्वियोलर सैक तक पहुंच पाएगा, और वहां से जितना गहरा सांस छोड़ेंगे हम उतना ज्यादा क्या होगा, CO2 को लेकर एयर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से बाहर आएगा, और ये जितना बढ़िया से हो पाएगा हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम उतना बढ़िया काम करेगा, और आपके बॉडी को O2 उतना ज्यादा मिलेगा, CO2 उतना ज्यादा रिमूव होगा। और जब O2 जितना ज्यादा हमको प्राप्त होगा, हमारे बॉडी में एरोबिक रिस्पायरेशन होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, और हमारा कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बढ़ जाएगा। आपको याद होगा एक ग्लूकोज में एरोबिक रिस्पायरेशन से 38 ATP तक बनता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन होने पर सिर्फ 2 ATP बनता है। अब देखो कितना का 36 ATP ज्यादा बनेगा अगर एरोबिक रिस्पायरेशन ज्यादा होगा, प्लस लैक्टिक एसिड कम बनेगा, नहीं बनेगा। जब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा और एटीपी ज्यादा बनेगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, कम खाना में ही कम भोजन लेने पर भी हमारा काम करने का क्षमता बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग योगी होते हैं, मतलब योग पर ध्यान देते हैं, व्यायाम पर ध्यान देते हैं, उनका वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, लेकिन खाने का कैपेसिटी कम होता है, मतलब कम खाना में ज्यादा काम कर सकते हो। लेकिन जो भोगी होते हैं, मतलब जो सामान्य होते हैं, उनके 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 भाषा में जो लोग योग बताते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उन्हें ज्यादा खाना चाहिए और काम करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि उनमें क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन कम होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन ज्यादा होता है, तो उनका वर्क कैरिंग कैपेसिटी जो होता है कम होता है। बहुत जल्दी उनके मसल्स जो है ना थकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और जब आपका एटीपी कम निकलेगा तो क्या होगा, ज्यादा तोड़ना चाहेंगे वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में, तो भोजन भी ज्यादा चाहिए और लैक्टिक एसिड भी बनेगा, तो दर्द भी बड़ी जल्दी होने लगेगा और खाना भी खूब चाहिए। तो ऐसे लोग खाना खूब खाते हैं और कैरिंग जो काम करने का क्षमता होता है वो कम होता है। इसलिए रिस्पायरेटरी सिस्टम के में आज योग दिवस के दिन आप लोग के माथा में ये आना चाहिए कि हम खूब गहरा सांस लिया करें और गहरा सांस छोड़ें। हाँ, ऐसा नहीं सामान्य लोग जो सांस लेते हैं ना ऐसे लेते हैं, माने हल्का सांस लिए और हल्का छोड़ दिए, जबकि औसत जो माना जाता है हमारा, आप पढ़ेंगे आप रिस्पायरेशन रेट, रिस्पायरेटरी रेट, रेट का मतलब होता है निश्चित समय में किया जाने वाला माने प्रोसेस, है ना। तो रिस्पायरेशन का रेट जो होता है, मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये रिस्पायरेशन हो गया। सांस को लेना और सांस को छोड़ना, माने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक साथ क्या कहलाएगा, वो ब्रीथिंग कहलाएगा। तो ब्रीथिंग रेट जो होता है या रिस्पायरेशन रेट जिसको बोले थे ब्रीथिंग रेट, वो कितना होना चाहिए, औसत व्यक्ति का 12 से 14 होना चाहिए। अगर 12 से 14 है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर वो 12 से 14 से ज्यादा है तब क्या होता है, वैसे व्यक्तियों को सांस जो है ना, वैसे व्यक्तियों का कैपेसिटी कम हो जाता है। तो कोशिश आपको यही करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हवा लें, ना कि ज्यादा संख्या में जो है ना रिस्पायरेशन के रेट को बढ़ा दें। तो अपने ब्रीथिंग रेट को या रिस्पायरेशन रेट को क्या करना है, कम कर लेना है, लेकिन वो एयर लेने का क्षमता जो है ना अपने आप को बढ़ा देना है, पहला बात। दूसरा बात, आपके दिमाग में जो आना है वो क्या होना चाहिए, हम जब भी रिस्पायरेशन ले तो हम दो बात बताए आपको, एक तो गहरा सांस लेना चाहिए और गहरा सांस छोड़ना चाहिए, और रेट उसका कम होना चाहिए, मतलब कि आराम से सांस ले आराम से छोड़े। इसलिए रिस्पायरेशन में कहा जाता है कि योग में कहा जाता है कि आपको क्या होना चाहिए, गहरा सांस लो, गहरा सांस छोड़ो। अब इसका वैज्ञानिक रीजन है, अगर बायोलॉजी से कोई आपको बोले तो आप आराम से इसको कर सकते हो। इसका रीजन क्या है, वैज्ञानिक रीजन क्या है, तो जितना गहरा इंस्पायरेशन होगा, जितना गहरा जो है ना एक्सपायरेशन होगा, हमको ताकत उतना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन हमको क्या करता है, मदद करता है बॉडी को नॉर्मल बनाए रखने, कि जितना बढ़िया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर पाएंगे हम उतना अधिक स्वस्थ रह पाएंगे, उतना अच्छा काम कर पाएंगे।
और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग योगी होते हैं उनको कम खाते हैं, लेकिन उनका वर्किंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। ये आपको हम एक्सप्लेन किए रिस्पायरेशन से। एक चीज और आप देखते होंगे, बार बार जम्हाई आता है किसी को। हाँ, हम भी कई बार हम देखे हैं कि हम लोग जो है ना पढ़ा रहे हैं, बच्चे जमाई ले रहे हैं या फिर टीचर भी जमाई लेने लगते हैं, या कहीं शादी विवाह में गए हैं, फोटो खिंचा रहा है, मुंह फाड़ लिए, जमाई ले लिए। ये जमाई क्यों आता है, जिसको यॉर्निंग बोलते हैं बायोलॉजी में, YAWNING, यॉर्निंग। यॉर्निंग क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक रीजन है। यॉर्निंग अगर किसी में हो रहा है, इसका मतलब उसके टिश्यू के लेवल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, अर्थात CO2 की मात्रा बढ़ गई है। तो ज्यादा अच्छा ये कहना होगा कि CO2 की मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन की मात्रा पर हम क्यों जाए। हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि अगर किसी के टिश्यू के लेवल पर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको बायोलॉजी जो है ना, या आपका जो बॉडी है ना, वो कैसे दिखाता है, यॉर्निंग के रूप में, है ना। यॉर्निंग का मतलब जम्हाई के रूप में। ओके, देखिएगा उसमें जमाई में होता क्या है, आप मुंह फाड़ के या नाक फाड़ के, पूरा मुंह और नाक दोनों फट जाता है ऐसे, माने एरिया उसका बढ़ जाता है, और गहरा सांस लेते हो और गहरा सांस छोड़ते हो, है ना। ऐसा क्यों होता है, वही बात तो योग करवाता है। योग जो है वो क्या करता है, गहरा सांस लो, गहरा सांस छोड़ो, इससे क्या होता है, जम्हाई नहीं आएगा। कैसे, O2 का मात्रा बढ़ जाएगा, CO2 का मात्रा टिश्यू लेवल पर घट जाएगा, और जैसे ही CO2 कम हो जाएगा, मतलब O2 बढ़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जमाई नहीं आएगा। तो जब भी आपको जम्हाई आए, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, गहरा सांस ले, रोके, और उसको गहरा सांस फिर छोड़ दें। इससे क्या होगा, इसको 2 3 4 बार 5 बार कर दें उस समय, तो आपका जम्हाई आना बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए सामने वाला जो है ना आपको देखे और बोले क्या कर रहे हो, तो उसमें बोलेंगे योग याद आ गया था और थोड़ा सा योग कर ले रहे थे, बाबा रामदेव याद आ गए, रामदेव बाबा को थोड़ा सा याद कर लिए थे। उसमें मुंह फाड़ना नहीं पड़ेगा। कई बार लोग जिसे ढक के करते हैं, कई बार बरियरी मुंह को बंद रखते तो आंख से आंसू आने लगता है जमाई को रोकने से, ये ठीक नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, गहरा सांस लेना चाहिए, रोकना चाहिए, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देना चाहिए। जितना देर रोक पाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है, और जितना गहरा छोड़ पाएंगे उतना अच्छा है। ये योग का बात था, जम्हाई का बात था। कई बार हम क्या करते हैं कि ये जो आपका सांस लेते छोड़ते हैं, उसमें कई बार हमको लोग बोलते हैं कि मुंह से सांस लेना क्या है और नाक से सांस लेना क्या है। देखिए, ये जो आपका पढ़ाए थे, आपको अभी बताए थे कि नॉस्ट्रिल से होकर जो एयर जाती है, वो आपका एक चैम्बर से होके जाती है, जिसे नेजल चैम्बर या नेजल ट्यूब कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से व्यवस्था होता है, हेयर्स लगा होता है, हेयर्स होता है इसमें, और तो और म्यूकस होता है, जिसको नेटा या खखारा बोलते हैं। इसमें म्यूकस निकलता रहता है ग्लैंड से, जो क्या करता है कि जो जब हम सांस लेते हैं तो उसके थ्रू जो वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, या फिर जो है ना पॉल्यूटेंट, जैसे सूट हो सकता है, मतलब कि धूलकण हो सकता है, या फिर कार्बन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो सब जब अंदर जाना चाहते हैं तो आपके म्यूकस में फंस जाते हैं, या आपके जो नाक में जो आपके बाल हेयर्स होते हैं उनके द्वारा रोक दिए जाते हैं। तो जब आप सांस लेते हो तो जो हवा जाती है नाक से, मतलब कि नेजल ट्यूब से जो जाती है, वो कुछ हद तक साफ होके जाती है और आपका फेफड़ा डैमेज नहीं होता है। लेकिन जब हम माउथ से लेते हैं तो वैसा रोकने का प्रोसेस कहीं होता नहीं है, छानने का, हवा को छानने का, या क्या बोलते हैं, क्लीन करने का कहीं व्यवस्था नहीं होता है। नतीजतन एयर में जो आपका धूल कण है वो, या डस्ट जिसको बोल रहे हैं, या कार्बन पार्टिकल्स हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सीधे आपके फेफड़े में चले जाते हैं और आपको इन्फेक्शन का चांस ज्यादा हो जाता है। हाँ, जबकि नेजल ट्यूब से आपको इन्फेक्शन का चांस कम होता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जब भी सांस ले तो नाक से ले, मुंह से न ले। इसलिए योग में नाक से ही सांस लेने पर जोर दिया जाता है और गहरा लेने का जोर दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को, ये चैप्टर में करीब करीब हमको लगता है कि आपके सिलेबस के अनुसार खत्म हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकता है। हाँ, साथ ही साथ एक बात और हम आपको बोलना चाहेंगे, स्क्यूबा गियर का बात आता है। स्क्यूबा गियर मतलब जो पानी में गोताखोर जिसको बोलते हैं, वो क्या लेके जाते हैं,
तो उसमें एयर भरा होता है। अब जो है ना हीलियम वगैरह भर दिया जाता है, वैसे गैस को भरा जाता है जो गैस आपका रिएक्टिविटी में ना के बराबर रिएक्शन करे। तो हीलियम वगैरह आप जानते हैं इनर्ट गैस है, उनको ऑक्सीजन के साथ मिला के भर दिया जाता है, नाइट्रोजन के जगह नाइट्रोजन नहीं रखा जाता है उसमें। नहीं तो फिर नाइट्रोजन अंदर से जब ऊपर आते हैं हम, तो अचानक क्या करता है वो सेडेटिव का काम करता है, वो आपको नींद आने लगता है। इसलिए इनर्ट गैस भरे जाते हैं जो कि आपका पीठ पर लेके लोग जाता है स्क्यूबा गियर में। हाँ, तो आप ये आपका करके चैप्टर जो है ना करीब करीब समाप्त हो गया। कुछ एक बच्चों का कुछ क्वेश्चन था या जो पूछना है वो पूछ एक बार। नेक्स्ट डे के क्लास में हम इसको पढ़ के घर से आइएगा रिस्पायरेशन को पूरी तरह से, और उसका जो है ना टेस्ट टाइप का ले लेंगे। ठीक है।